स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। CSAT 2018 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का एनालिसिस और डिस्कशन आज के इस क्लास में करेंगे और देखेंगे कि कौन सारे सवाल और कैसे सारे ट्रिक्स और ट्रैप्स आपको अवॉइड करने थे। मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा और इस पूरे डिस्कशन का PDF मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। यू कैन फाइंड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी तक आपको पता होगा, भुवन स्टडी IQ के नाम से। आप चाहें तो स्कैन करके भी डायरेक्टली मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आज के डिस्कशन को लेके, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी सजेशन हो, या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे या फिर आप जुड़िए मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। अगेन आप स्कैन करिए और आप पहुंच जाएंगे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी। चलिए चालू करते हैं फ्रेंड्स। CSAT 2018 सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं पूरे पेपर का जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो CSAT 2018 में हमने देखा दैट वी हैड अ टोटल ऑफ 26 क्वेश्चंस और अ टोटल ऑफ 19 पैसेजेस से ये 26 क्वेश्चंस आए थे। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो एज कंपेयर टू से CSAT 2019 हो, 2020 हो या उसके बाद के जो पेपर्स हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा हल्का था, थोड़ा आसान था। सो आई कैन ब्रीफली कैटेगराइज दिस एज मॉडरेट डिफिकल्टी पेपर। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें थे नहीं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आराम से काफी सारे सवाल सॉल्व कर सकते थे। कौन सारे टॉपिक्स, विच वर द टॉपिक्स दैट वर आस्क्ड इन द CSAT 2018 पेपर? वंस अगेन जो कंसिस्टेंट थीम रहा है यूपीएससी के पेपर्स में। फॉर एग्जाम्पल CSAT 2018 के पेपर में हम देखते हैं दैट यू हैड 5 पैसेजेस वेर फ्रॉम फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि एक सदाबहार टॉपिक है यूपीएससी का जब भी हम PYQs उठा के देखते हैं, राइट। सिमिलरली वी फाइंड कि अनदर 5 पैसेजेस हमारे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ पे भी थे, राइट। एंड वी ऑल्सो फाइंड दैट द रेस्ट ऑफ द पैसेजेस वेर ऑन एजुकेशन, ऑन फिलॉसफी, ऑन हिस्ट्री, ठीक है। सो दीज वेर द ओरिजिनल टॉपिक्स, थीम्स, एरियाज जहां से हमारे पैसेजेस उठाए गए थे, जो कि कंसिस्टेंट थीम रहा है फ्रेंड्स। आप देखेंगे किसी भी PYQ उठा के, सो दीज आर द नॉर्मल टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड। अब जब हमने ओवरव्यू ले लिया है 2018 के पेपर का, अब सॉल्व करने की प्रक्रिया को चालू करते हैं। वंस अगेन जो हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं, मैं हर क्वेश्चन के पहले आपको कहूंगा पॉज करने के लिए। आप पॉज करेंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपना अप्रोच और अपना आंसर आप मेरे अप्रोच और मेरे आंसर से कंपेयर करेंगे, राइट। इसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि क्या गलतियां, क्या ट्रिक्स और क्या ट्रैप्स आप अवॉइड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऑन दैट नोट चालू करते हैं ये एंटायर डिस्कशन। पहला सवाल, पॉज करिए, हैव अ लुक, राइट। चलिए सवाल देखते हैं। अब पैसेज सिंपल सा है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। सो इसमें क्या देख रहे हैं हम? ग्लोबल पॉपुलेशन 1990 में 1.6 बिलियन था, आज के टाइम पे 7.2 बिलियन है। आगे चल के 2050 तक 9.6 हो जाएगा ये, और 2100 तक 10.9, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट लाइन से हमें बताया गया है, ऑलराइट। उसके बाद हम देख रहे हैं अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब एक कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है एज कंपेयर टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जहां हम देखते हैं कि सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, इंडिया में है 47%, ठीक है। कंपैरेटिवली हमारा पॉपुलेशन का शेयर जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है वो काफी ज्यादा है, क्लोज टू 50% है, ठीक है भाई। अब ये सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विसेज सेक्टर, मतलब हम सर्विस सेक्टर में अभी ठीक काम कर रहे हैं और अगर ऐसे ही करते रहे तब भी हम देखते हैं कि इंडिया का 42% ऑफ द पॉपुलेशन आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर में रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही पूरा का पूरा कहा गया है कि प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर 42% रहेगा एज कंपेयर टू 47% जो आज है। चलिए भाई
लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस। इन्फरेंस का अर्थ क्या होता है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि इन्फरेंस इज द कंक्लूजन दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, पैसेज में मेंशन नहीं रहता है मेरा इन्फरेंस, आप क्या समझते हैं वही है इन्फरेंस, राइट। चलिए डी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस। देखिए फ्रेंड्स, ये है सोल्यूशन बेस्ड आंसर। क्या आप अग्री करेंगे? ये एक सोल्यूशन बता रहा है कि ये करना चाहिए। आपका इन्फरेंस कभी भी सोल्यूशन बेस्ड नहीं होगा फ्रेंड्स। इन्फरेंस विल बी विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज। सी देखते हैं, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। वंस अगेन सोल्यूशन बेस्ड आंसर आ गया हमारे लिए। नहीं, हमारा इन्फरेंस हमारे पैसेज के दायरे में रह के रहना है, गलत। बी देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। वेल, ये शब्द देखिए अब फ्रेंड्स, ग्रेटली, ग्रेटली, मेजरली, ये सब है क्वांटिटेटिव एक्सट्रीम वर्ड्स, क्वालिटेटिव एक्सट्रीम वर्ड्स, ये सब हमने बहुत डिस्कस किया है डिटेल में। तो इवन दो ये सही है कि यस 42% आने वाले दिनों में रहेगा, आज के टाइम पे 47% इंगेज्ड है, यस वी आर डिपेंडेंट, पर क्या सिर्फ यही मेरी समझ है इस पैसेज से? नहीं, ये इनकम्प्लीट हुआ। ये देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। अगर 42% लोग आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर में रहेंगे, आज के टाइम पे 47% है, मतलब ऑब्वियसली क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है हमारा। इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू द हेल्थ ऑफ द कंट्री, विच इज वाई दिस इज माई मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस। डू यू रियलाइज ये है इनकम्प्लीट इन्फरेंस। ग्रेटली डिपेंडेंट तो है, पर डिपेंडेंसी के चलते इंपॉर्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे मिसिंग है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? सो इसका आंसर बनता है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कोरोलरी। कोरोलरी का अर्थ ही है कॉन्सिक्वेंस, कि पैसेज में जो लिखा है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब कोरोलरी में जैसे हमने पहले वाले में देखा कि सोल्यूशन बेस्ड वाले जो ऑप्शंस थे वो हम डिस्कार्ड कर रहे थे, कोरोलरी में वैसा कुछ नहीं है। कोरोलरी में सोल्यूशन बेस्ड आंसर हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है, कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है, एक्शन का रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। मेनी पैथोजेंस दैट कॉज फूडबॉर्न इलनेसेस आर अननोन। फूड कंटामिनेशन यानी खाद्य पदार्थ में आपका गंदगी आ जाना, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स आ जाना, वो कहीं पे भी हो सकता है, फ्रॉम द फार्म टू द प्लेट। ठीक है, सिंस मोस्ट ऑफ द केसेस गो अनरिपोर्टेड, द ट्रू एक्सटेंट इज अननोन। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, फूड की मॉनिटरिंग, हम इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, अवेयरनेस भी है, येट ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिशन वर्ड प्रीवियस क्लासेस हमने बहुत डिटेल में देखा है, जैसे ही ट्रांजिशन वर्ड आए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ओके, येट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी, क्योंकि आप रेगुलेशन और ट्रेस डिफिकल्ट हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा भी है पर बुरा भी है, उसी का ये कॉन्सिक्वेंस बता रहा है। वी हैव द वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट्स। आपका एप्पल अमेरिका का भी हो सकता है, शिमला का भी हो सकता है, आप घर बैठे कहीं का खाना भी कहीं भी खा सकते हो। अब पैसेज क्या कहना चाह रहा है कि कहीं का खाना कहीं पे खा रहे हो, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, जो सप्लाई चेन के भाग का एक पार्ट बन के वो आ रहा है, उसमें कहीं पे भी कंटामिनेशन हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं कोरोलरी मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पैसेज क्या है। डी से शुरू करते हैं वंस अगेन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड। बताइए फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया? बताइए, हाउ कैन यू कर्टेल? कर्टेल मतलब क्या होता है? स्टॉप, टू पुट एन एंड टू, रोकना। हाउ कैन यू ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन को आप कैसे रोक सकते हो? क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि यहां पैसेज मेंशन कर रहा है मेरा कि रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके चलते कंज्यूमर का वल्नरेबिलिटी बढ़ रहा है, जिसके चलते रेगुलेशन और ट्रेसिंग डिफिकल्ट है। तो बेटर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं खाने के इंपोर्ट को ही बंद कर दूं, गलत। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड, और ये आ गया मेरा एक्सट्रीम वर्ड, ओनली। इस तरह के शब्द जब भी आए, ओनली, प्राइमरीली, जो भी आपको एक पिन पॉइंट कर रहा है कि सिर्फ यही है और कुछ नहीं है,
तो आपको रुक जाना है और देखना है कि क्या पैसेज में मेंशन्ड है कि हमें सिर्फ लोकली अवेलेबल फूड खाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो, गलत। बी देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेसेस। ये तो कहीं लिखा भी नहीं है, हमें पैसेज में बताया भी नहीं गया है कि कहां से हमारा कंटामिनेशन हो रहा है, राइट। ए क्या है, विथ मोर ऑप्शन फॉर फूड कम मोर रिस्क्स। ऑब्वियसली अगर आप बाहर के इंपोर्टेड खाना खाओगे, हो सकता है कंटामिनेट हो चुका हो, इवन दो आपके पास इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, पर वो पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि वो इतने दूर से आ रहा है खाना। विच इज इट, वही तो है मेरा कोरोलरी। कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर मैं ज्यादा दूर का खाना खाऊंगा तो मैं ज्यादा रिस्क पे हूं, विच मीन्स आई शुड फोकस ऑन ईटिंग फूड प्राइमरीली मेड अराउंड मी, नॉट ओनली मेड अराउंड मी। समझ रहे हो, यही डिफरेंस है। ए है आंसर इसका वंस अगेन। इजी फ्रेंड्स, जो लोग चैट में देख रहे हैं हमें बताएंगे प्लीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, चलिए पैसेज देखते हैं फ्रेंड्स। आई एम अ साइंटिस्ट, privileged to be somebody who tries to understand nature using the tools of science. Good. But, transition word. It is also clear that there are some important questions that science cannot answer. तो एक तरीके से फ्रेंड्स हम क्या समझ रहे हैं, साइंस प्लस समथिंग की बात हो रही है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला साइंस कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो वाई इज देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, हम यहां क्यों है, लाइफ का पर्पस क्या है, जो डीपर क्वेश्चंस ऑफ लाइफ है हमारे, वो साइंस शायद आंसर करने में असक्षम हो। ठीक है, आई फाइंड इट ऑडली एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स जानते हैं, समथिंग दैट इज ओल्ड फैशन्ड। हाँ, पुराने जमाने का सोच, वो है एनाक्रोनिज्म। ओके, सो आई फाइंड इट ऑडली एनाक्रोनिस्टिक, पुराने जमाने का सोच, that in today's culture there seems to be a widespread presumption that science and spirituality are incompatible. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, ऑथर कह रहा है कि ये रूढ़िवादी सोच कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी साइड बाय साइड नहीं चलते, ऑथर उसके अगेंस्ट है। ऑथर कह रहा है साइंस और स्पिरिचुअलिटी साइड बाय साइड चलते हैं। ओके, समझ गए हम पैसेज में ऑथर साइंस और स्पिरिचुअलिटी की साथ में चलने की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। ठीक है भाई, शुरुआत से चलिए फिर से डी से देखते हैं। इन टुडेज कल्चर साइंटिफिक व्यू आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज। इज इट सो, क्या हमें यहां से कहीं पता चल रहा है कि साइंस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं देन स्पिरिचुअलिटी? नहीं, हम ये समझ रहे हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी इनकम्पैटिबल है। ये ओल्ड फैशन थॉट है। इसका मतलब ये नहीं, हमें ये नहीं पता कि किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, हम बस इतना समझना है कि दोनों साथ में चलते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये, ऐसा समझिए आप। गलत। सी देखते हैं, देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस व्हिच कैनॉट बी आंसर्ड बाय ईदर साइंस और फेथ। बताइए, कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है, साथ में चलने की बात हो रही है, ये तो ऑपोजिट हो गया ना मेरा। ये क्या कह रहा है कि देयर आर सम क्वेश्चंस जो अगर साइंस आंसर नहीं कर पाता तो फेथ आंसर कर देगा, तभी तो ये दोनों साथ में चलेंगे, तभी तो एक सिक्के के दो पहलू हुए वो। तो ये भी गलत। ए देखते हैं, इट इज फेथ एंड नॉट साइंस दैट सॉल्व्स। वंस अगेन गलत। यहां पे क्या है, फेथ हायर देन साइंस, यहां पे ना फेथ ना साइंस, यहां पे साइंस हायर देन फेथ, यहां पे क्या है, से साइंस इक्वल्स टू फेथ। यही है हमारा आंसर बी। बताइए, मैथमेटिक्स की तरह से अगर मैं समझना चाहूं, मेरा आंसर बी मिलता है, क्योंकि पैसेज क्या कह रहा है, साइंस इक्वल्स टू फेथ। सारे ऑप्शंस में मुझे बस वही चूज करना है जहां पे लिखा हुआ है कि साइंस इक्वल्स टू फेथ। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटरी इफ देयर डोमेन्स आर अंडरस्टूड। यस, कॉम्प्लीमेंटरी मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। इजी फ्रेंड्स, सो इसका आंसर बनता है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, देखते हैं अब सवाल देखते हैं। Though I have discarded much of the past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles. Shackles क्या है, वो बंधन जो उसे बांध के रखे हैं, भारतवर्ष को बांध के रखे हैं। ऑथर चाहता है कि इंडिया उससे निजात पा जाए, उसे छोड़ दे। करेक्ट, जो लोगों को डिवाइड करता है, जो प्रिवेंट करता है फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, उनसे निजात पाए। फिर से देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिशन वर्ड येट।
इसके पहले ऑथर इंडिया का क्रिटिसिज्म के टेंजेंट पे बात कर रहा है कि नहीं? इस येट के बाद आप देखेंगे वो अलग टेंजेंट में चला जाएगा। इसीलिए ट्रांजिशन वर्ड इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। अगर आप हमारे साथ मेरे P2I क्लासेस में जुड़े होते, जहां पे कि हम सीसैट की इन्हीं सारे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप बहुत इजीली ग्रास्प कर लोगे कि अगर आपने ट्रांजिशन वर्ड एक पैसेज में पकड़ लिया तो उसके बाद सॉल्व करने एक मेयर फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो वंस अगेन हम देखते हैं, ये ट्रांजिशन वर्ड आ गया, येट। डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, मतलब हाँ, मेरे देश में शायद बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, पर मैं भी उस एक देश का हिस्सा हूं। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट वेरी कंट्री, ओके। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। आई एम कॉन्शियस दैट आई एम अ लिंक इन एन अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री। मतलब भारतवर्ष का जो एक स्टोरी है उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। तो हाँ, मेरे देश में शायद XYZ प्रॉब्लम्स होंगे, पर मुझे गर्व है कि मैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक छोटा सा हिस्सा हूं। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ठीक है, अब हम देखते हैं। द ऑथर वांट्स इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ द सर्टेन पास्ट बॉन्ड्स, जो पुराने वाले शैकल्स हैं हमारे, ठीक है, उसको हमें क्यों छोड़ देने का है? पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट। बताइए फ्रेंड्स, कहीं से भी हम समझ पा रहे हैं ये कि ये रेलेवेंस ऑफ द पास्ट ऑथर नहीं देख पा रहा? नहीं, ऑथर तो एकदम एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं हमारे देश में जो लोगों को डिवाइड करती हैं, जो प्रिवेंट करती हैं लोगों के फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ऑथर रेलेवेंस तो ऑब्वियसली कैप्चर कर रहा है, ग्रास्प कर रहा है। गलत। बी देखते हैं, देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ। बताइए भाई, ये कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या? नहीं। इनफैक्ट ये तो कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, भारतवर्ष का हिस्सा हूं मैं, मुझे गर्व है उस बात पे। सी देखिए, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है, इसलिए तो लिखा है इतने सारे इश्यूज के बारे में यहां पे। दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डी, दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे भारतवर्ष के ग्रोथ को वो बाइंड करके रखता है, इसलिए तो वो कह रहा है कि इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल दी शैकल्स। शैकल्स अर्थात जो आपको रोक के रखे, बांध के रखे। ट्रू। तो 10 का आंसर बन रहा है हमारा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा पैसेज है, सो टेक योर टाइम टू रीड इट आराम से, बिकॉज यू विल फाइंड कि इस पैसेज के साथ करीब करीब 4 क्वेश्चंस एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सारे पैसेजेस को डील करने के लिए फ्रेंड्स, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं। जब भी आप देखें कि एक लंबा पैसेज आया है और उसके साथ मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, 2 से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मेरा आपसे सुझाव रहेगा, गो थ्रू दी पैसेज वेरी केयरफुली। यूजुअली क्या होता है, जितना लंबा पैसेज होगा क्वेश्चंस उतने ही सरल होते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो हेड, थोड़ा टाइम देके पढ़िएगा, सवाल देखिएगा, काफी आसान रहेगा। ठीक है, पॉज करिए, हैव अ लुक एट द पैसेज। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला पैसेज, पहला पैराग्राफ देखते हैं। It is no longer enough for us to talk about providing for universal access to education. ध्यान रखिएगा, universal access to education। अर्थात यहां पे बात क्या कर रहे हैं हम फ्रेंड्स? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सारे लोग स्कूल जाने चाहिए, क्वांटिटी की बात हो रही है यहां पे। ध्यान रखिएगा कैसे हमें पैसेज तोड़ना है, ये देखिए। मेकिंग अवेलेबल स्कूलिंग फैसिलिटीज इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट, नेसेसरी कंडीशन है। स्कूल का होना एक नेसेसरी कंडीशन है, पर इट इज इनसफिशिएंट टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन अटेंड स्कूल एंड पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। सारे बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। और जैसे जैसे आप पैसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की। मतलब वंस अगेन फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव फोकस है हमारे सेकंड पैराग्राफ में। देखिए कैसे पैसेज आपको कंफ्यूज करेगा। पहले पैराग्राफ में क्वांटिटी पे फोकस है, दूसरे पैराग्राफ तक आते आते हम देख रहे हैं क्वालिटेटिवली अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एजुकेशन के प्रॉब्लम को। फिर देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन। और उसके बाद आप देखते हैं
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इसको मैं ये क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि आप आगे देखेंगे क्वेश्चंस इसी टर्म से पूछा गया है। ओके, फिर आप देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए था। टीचर लर्निंग प्रोसेस आपको स्ट्रेस फ्री बनाना है, करिकुलम रिफॉर्म करना है, टीचर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो ऑलरेडी है उसको और इंप्रूव करना है, टेस्टिंग सिस्टम को री एग्जामिन करिए, पढ़ने के लिए मत पढ़ाइए, इंक्विजिटिवनेस बढ़ाने के लिए पढ़ाइए, लर्निंग एक्सपीरियंस को थोड़ा बेटर करिए। ये जो रोट लर्निंग है कि आपने नोट्स पढ़ा और वो सवाल आ गए, उससे आगे बढ़ के लर्निंग पे, होलिस्टिक लर्निंग पे फोकस करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए। क्वालिटेटिव एजुकेशन इज द फोकस ऑफ द पैसेज, राइट। अब चलिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अंडर द राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कीवर्ड्स हैं ये। चलिए पहला वाला देखते हैं, सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाय ऑल पेरेंट्स। राइट टू एजुकेशन के अंदर सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाय ऑल पेरेंट्स, पहला तो ऑल मतलब आपका एक्सट्रीम वर्ड है। दूसरा, ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ में क्वांटिटी का फोकस है वो राइट टू एजुकेशन के अंदर यहां नहीं लिखा है कि नहीं फ्रेंड्स? गलत। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, ये तो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरा पहला पैसेज का है, राइट टू एजुकेशन मेरा सेकंड पैराग्राफ में चल रहा है, गलत। थर्ड, करिकुलम रिफॉर्म्स फॉर चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम, हाँ भाई ये देखिए करिकुलम रिफॉर्म्स आया ना राइट टू एजुकेशन के ठीक नीचे, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या आंसर बन रहा मेरा? सी। तो करेक्ट आंसर हियर इज सी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? इवन दो ये देखने में आपको सही लग रहे हैं, आपको बस देखना है कि हमारे पैसेज में ये कहां पे मेंशन्ड है, क्योंकि पैसेज क्वेश्चन हमें बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर द राइट टू एजुकेशन, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है। गॉट इट फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, सेम पैसेज 18 नंबर सवाल, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर आपने ये रेगुलरली ये सीरीज देखा है तो आपको पता होगा ये रूल, मैं आई थिंक nth टाइम ये रिपीट कर रहा हूं, पर आपके लिए जो लोग न्यू कमर्स हैं, अजम्पशन बेस्ड सवाल सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है ट्रू फॉल्स टेस्ट। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को ट्रू फॉल्स का मापदंड पे नापिए। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को देखिए कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू रहा तो सही अजम्पशन है, फॉल्स रहा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, लेट्स लुक एट इट। द फर्स्ट वन, the right to education guarantees teacher accountability for the learning process of children. Absolutely. Teacher accountability systems and processes must ensure, मतलब yes, it does guarantee. Correct. Next देखिए, the right to education guarantees 100% enrollment of children in the schools. Once again आ गए क्वांटिटी पे, क्वांटिटी इधर है, right to education मेरा इधर है। यहां पे क्वालिटेटिव बात हो रही है कि अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, सबको पढ़ाई होनी चाहिए, अलग अलग है ना फ्रेंड्स, गलत। थर्ड देखिए, द राइट टू एजुकेशन इंटेंड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बताइए भाई, पैसेज में ये जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है हम पढ़ते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, यंग पॉपुलेशन के बारे में, अब पैसेज में कहीं मेंशन है कि राइट टू एजुकेशन की क्या मंशा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या डिफाइन भी किया है पैसेज में? नहीं। तो हम कैसे इसको अज्यूम कर लें ये सही है पैसेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कीवर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर वैलिड अकॉर्डिंग टू द पैसेज? गलत। तो आंसर मेरा क्या बन रहा? जस्ट द फर्स्ट ऑप्शन, ए। बताइए फ्रेंड्स, इजी। ये अजम्पशन बेस्ड सवाल के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि काफी दफा ये हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस में आता है। एवरी ईयर फ्रेंड्स, एट लीस्ट ऑन एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चंस ऑफ अजम्पशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अजम्पशन बेस्ड सवाल क्रैक करना आता है, आप अपने आप को एक डेफिनेट एडवांटेज दे रहे हैं जब आप यूपीएससी के सीसैट की बात करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सेम पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन एजुकेशन। मतलब मेरा आंसर इसी पैसेज से होगा, इसी पैराग्राफ से होगा। करेक्ट, क्योंकि क्वालिटेटिव की बात यहीं हो रही है, यहां पे तो क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। चलिए फ्रेंड्स देखिए और मुझे ही बताइए चैट पे जल्दी से आप लोग।
ओके, इंश्योरिंग रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर्स इन स्कूल्स, ये तो क्वांटिटी की बात हो गई। गिविंग पेक्यूनरी बेनिफिट्स टू टीचर्स, मेंशन नहीं है पैसेज में। अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, ना जी ना। इनकलकेटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कवरी, ये जो रोट बेस्ड लर्निंग है उसको हटाओ और अब आप ये देखिए ऐसे पढ़ाइए कि चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम में हो। वो जो पुराने जमाने से हम और आप पढ़ते हैं वैसे हटा के एक नए मॉडल को अपनाइए ताकि इंक्विजिटिवनेस बढ़े, हाँ, एक इंटरेस्ट आए एक सब्जेक्ट में। यही तो है, तभी तो आप क्वालिटी अश्योर कर पाओगे। डी है आंसर हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, नॉट वेरी डिफिकल्ट नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक ही पैसेज से हमारे 4-5 सवाल निकल गए। एसेंशियल मैसेज, इसी पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, यही पूछा जा रहा है इस सवाल में। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज बताइए फ्रेंड्स, चैट पे जल्दी से मुझे फटाफट बता दो आप लोग, क्या है इसका सेंट्रल आइडिया। दैट द राइट टू फ्री एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। सेंट्रल आइडिया यही है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं क्वांटिटी की बात हो रही है, यहां पे हम देख रहे हैं क्वालिटी की बात हो रही है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है कि इतना करना इनफ नहीं है, ये भी करने की जरूरत है, जो हमारा ऑप्शन सी बताता है। राइट, ओके। अगर ये पूरा का क्लास आप समझ पा रहे हैं, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक। अगर आप एक लाइक का हमारे लिए छोड़ देंगे, वी विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट। और अगर आप एक कमेंट छोड़ देंगे तब तो दिल से थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हैव अ लुक एट दिस पैसेज, पॉज करिए एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। वंस अगेन थोड़ा लंबा पैसेज है, धीरे धीरे चलेंगे। डेजर्टिफिकेशन के बारे में ये पैसेज है। ऑफन लिंक्ड टू एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड इकोसिस्टम्स। इवन इन द ह्यूमिड ट्रॉपिक्स the impact could be dramatic. Okay. Impoverishment of human impacted terrestrial systems exhibits in a variety of ways. अब क्या क्या होता है? Accelerated erosion mountain region में होगा, salinization of land होगा, ठीक है, जो हम देखते हैं हार्ड पैन फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंट में। आप पंजाब हरियाणा में जब भी देखते हो ओवर इरिगेशन के चलते क्या हुआ है, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, वहां पे देखते हैं हार्ड पैन फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके चलते साइट क्वालिटी डिक्लाइन होता है आपका, ट्री कवर डिक्लाइन होगा। मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एडवर्स ऑल्टरेशन इन हाइड्रोलॉजी चेंज हो जाएगा आपका, सॉइल और न्यूट्रिएंट लॉसेस होंगे आपके। अब फ्रेंड्स ये लाइन पे ध्यान दीजिए, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली अराइज आउट ऑफ साइट डिग्रेडेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करके रख रहे हैं यहां पे। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम देखते हैं किन किन एरियाज में इरोजन हमारा ज्यादा है। ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में हाई लेवल ऑफ इरोजन हम देख रहे हैं। ट्रॉपिक्स में जो इरोजन हो रहा है वो इंक्रीज भी हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, माउंटेन में हम देख रहे हैं मॉइस्चर कम हो रहा है, रिवर्स कम हो रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, जिसके चलते आपका पानी का अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। ओके, एंड देन फाइनली क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल ऑफ दिस। थोड़ा लंबा पैसेज है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, काफी सारे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब जब हमने ये पैसेज समझ लिया है, मोर और लेस एक ढांचा हमने समझ लिया है, एक कॉन्सेप्ट अब समझो। सिविल सर्विसेज के सीसैट के पेपर में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप काफी फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स, और ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी आप देखते हैं। अगर आप जीएस के पेपर भी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स का। यहां पे कैसे टेस्ट किया गया अब देखिए, ये लाइन पढ़िए थोड़ा सा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली अराइज आउट ऑफ साइट डेग्रेडेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन अराइजेस आउट ऑफ साइट डेग्रेडेशन। अगर मैं एक फ्लोचार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, ये ओके, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ फ्लोचार्ट। सो कैन आई से दैट ड्यू टू साइट डेग्रेडेशन या इरोसिव लॉसेस, जो कि पैसेज में लिखा हुआ है, इरोसिव लॉसेस
ड्यू टू साइट डेग्रेडेशन फ्रेंड्स, मेरा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहां पे, है कि नहीं, जिसके चलते जो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उसने मेंशन किया है 2-3 वहां पे, फॉर एग्जांपल मेरा हाइड्रोलॉजी चेंज हो रहा है कि नहीं, फॉर एग्जांपल आई सी माई हाइड्रोलॉजी इज चेंजिंग, या फिर वो मेंशन करता है सॉइल और न्यूट्रिएंट लॉस, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट लॉस। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। पैसेज ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है। पहले तो आपको ये कैप्चर करना जरूरत है, क्योंकि यही है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट करने का तरीका। जब भी इस तरह के बहुत सारे कॉज इफेक्ट एक पैसेज में लिखे हैं, थोड़े छोटे छोटे इस तरह के फ्लो चार्ट्स बना लीजिए। क्यों? अब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक नाउ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर? टॉप सॉइल आपका जाएगा, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट लॉस, हाँ जी। हाइड्रोलॉजी चेंज हो रहा है, हाँ जी। हाइड्रोलॉजी चेंज हो रहा है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, टी प्लांटेशन वगैरह का, करेक्ट हो रहा है। ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, लिखा हुआ है, यस, हमारा ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, मॉइस्चर कम हो रहा है, एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब ये चारों के चारों करेक्ट है, डी। देखा, एक फ्लो चार्ट हमने बनाया और आंसर हमारा इजीली आ जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following is or are correct inferences from the passage? ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्लो चार्ट बनाया था उसको ध्यान में रखेंगे, थोड़े जहन में रखना 2 मिनट के लिए बस। ओके, डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर, यस, चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर लिखा हुआ है यहां पे, करेक्ट। ओके, सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, बताइए फ्रेंड्स, आ गया ना एक्सट्रीम वर्ड। Intense monoculture practices is a major reason for desertification in tropical Asia, Africa and South America. यहां पे क्या लिखा है पैसेज में? ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इरोजन है। अब क्यों है वो इरोजन? वो मोनोकल्चर के चलते है या फिर वो कुछ और एक्टिविटी हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, क्या पता मुझे, पैसेज में तो मेंशन नहीं है भाई। कैसे मैं मान लूं कि ये इंटेंस मोनोकल्चर के चलते हो रहा है कि नहीं? गलत। तो आंसर क्या बन रहा मेरा? जस्ट ए, ओनली ए, राइट। चलिए 29 देखते हैं। अब जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था फ्रेंड्स, उसका काम आ गया। इरोसिव लॉसेस या साइट डिग्रेडेशन से मेरा डिफॉरेस्टेशन हो रहा, जिससे हाइड्रोलॉजी चेंज होगा और जिससे सॉइल और न्यूट्रिएंट लॉसेस होंगे। ये था हमारा फ्लो चार्ट। अब देखते हैं सवाल। डेजर्टिफिकेशन इज अ फेनोमेनन इन ट्रॉपिकल एरियाज ओनली, बताइए फ्रेंड्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अदर एरियाज ऑल्सो ना, हाँ, एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, हर जगह हो रहा है। तो कैसे पता? ये गलत है कि नहीं? डी, डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली लीड्स टू फ्लड्स एंड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन इनवेरिएबली लीड्स टू फ्लड्स एंड डेजर्टिफिकेशन तो इधर है। बताइए क्या सही कॉज इफेक्ट हुआ? ये यही है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट करना यूपीएससी का। गलत, आंसर है डी। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन इन दिस ईयर फ्रेंड्स, ओनली बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं किए होंगे। तो वंस अगेन, जो लोग इस साल 2024 के सीसैट में अपीयर करेंगे, ओके, वैसे तो प्रीलिम्स के शाम हम और आप मिलेंगे विथ कंप्लीट डिस्कशन ऑन ऑल द क्वेश्चंस, पर बिफोर द एग्जामिनेशन ये वाला ट्रैप्स आप समझ लीजिए। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपना स्कोर सीसैट में, वो 66.5 के, हाँ, वो इल फेटेड फिगर के आसपास नहीं भटकना है। अगर कंफर्टेबली 100 पार करने का है तो ये सारे ट्रैप्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये बेनिफिशियल रहा होगा फॉर दोज ऑफ यू जो अभी तक शायद इस शैली में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए फ्रेंड्स, हैव अ लुक। अ डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल एसेट्स विल बी नीडेड टू कोप विथ क्लाइमेट चेंज। बाय द वे, ये बहुत कॉमन एरर है। करेक्ट यूजेज देखिए क्या है, कोप विथ। काफी दफा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, हमारे जब ईमेल्स भेजते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज डालते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स गलती से लिखते हैं, सर आई एम अनेबल टू कोप अप विद द सिलेबस।
ये लिखते हैं स्टूडेंट्स, कोप अप विद द सिलेबस। फ्रेंड्स जानते हो ये गलत यूजेज है, दिस इज रॉन्ग, डोंट राइट दिस। पहली बात तो पैसेज तो हम लोग मैं आपको बता ही दूंगा, थोड़ा सा ग्रामर डिस्कस कर लेते हैं। कोप अप विथ नहीं लिखता है, कोप विथ में ही अप का सेंस इंक्लूडेड है। आई एम अनेबल टू कोप विथ द डिमांड्स ऑफ द सिलेबस, सही। आई एम अनेबल टू कोप अप विद द डिमांड्स ऑफ द सिलेबस, गलत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोप विथ होता है सही यूजेज। ओके, लेट्स गो। सो डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल एसेट्स चाहिए टू इंश्योर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज। ठीक है, क्रॉप वैरायटीज आपको रेजिस्टेंट वाले चाहिए जो ड्रॉट, हीट, रेन में सब जगह काम करे। बट ट्रांजिशन वर्ड, द प्राइवेट सेक्टर एंड फार्मर्स चूज होमोजेनियस क्रॉप्स। ठीक है, ताकि अभी हाई यील्ड बने, बाद का बाद में देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर का हम लोग नहीं सोच रहे। एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर नीडेड टू कंजर्व अ वाइड पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें मेंटेन करना है किसी ना किसी तरीके से। ये हमारे हित का होगा अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्सक्यूज मी मेंटेन करते हैं। ओके, रिलेटिवली इंटैक्ट इकोसिस्टम्स कैन बफर द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इकोसिस्टम बचाओगे तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट बचोगे। ठीक है, अंडर अ चेंजिंग क्लाइमेट दीज इकोसिस्टम्स आर देमसेल्व्स एट रिस्क, तो आपको उनको भी बचाना पड़ेगा। कनेक्शंस बिटवीन नेचुरल एरियाज, माइग्रेशन कॉरिडोर्स ऑल आर यूजफुल। फाइन, एक तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच बता रहा है। ये जो एक शॉर्ट टर्म का आप फोकस लेके चल रहे हो ये गलत है, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, थोड़ा इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म में सोचो। ये साइलोज में काम करके यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल असिस्ट अस इन कोपिंग विथ क्लाइमेट चेंज। ठीक है भाई, चलिए एक एक करके अब देखा जाए। सबसे पहला, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, करेक्ट, हेल्प करेगा हमको। कंजर्वेशन ऑफ वाइडर जीन पूल, जेनेटिक डाइवर्सिटी करेगा, हेल्प करेगा हमें। एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अरे यही तो प्रॉब्लम है, आपका एग्जिस्टिंग क्रॉप मैनेजमेंट तो होमोजेनियस है, मोनोक्रॉपिंग फेवर करता है, विच इज नॉट गुड इनफ। यही तो ऑथर कह रहा है कि एग्जिस्टिंग से चेंज करके थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। ये जो दूरदर्शी सोच को आप नकार के बैठे हो ये गलत है। करेक्ट, तो यही तो मेन क्रिटिसिज्म है, तो ये कैसे हेल्प करेगा हमें। माइग्रेशन कॉरिडोर को बचाना जरूरत है, हाँ भाई लिखा तो हुआ है यहाँ पे, माइग्रेशन कॉरिडोर को अगर बचाओगे तो स्पीशीज को बचाओगे। राइट, सो 1, 2 एंड 4 कहां है? 1, 2 एंड 4 लो भाई, 30 का आंसर बी, इजी है कि नहीं फ्रेंड्स। चलिए 31, सेम पैसेज, अजम्पशन लगाओ फ्रेंड्स, थोड़ा ट्रू फॉल्स टेस्ट फटाफट लगाओ। तो इसमें वी हैव डन कितने, 2023 से लेके 2018 तक पहुंच गए, 6-7 साल हो गए, अब आना चाहिए अपने को। ठीक है, अजम्पशन ट्रू फॉल्स टेस्ट लगाते हैं फ्रेंड्स। चलिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट्स एज ए कोपिंग स्ट्रेटेजी फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब अगर आप डिफरेंट लाइवलीहुड्स में इन्वेस्ट करोगे, काम करोगे, तो आप लेसर रिस्क पे हो, ऑब्वियसली सही है। अडॉप्शन ऑफ मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। हाँ, यही तो वो कह रहे हैं। करेक्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी करोगे तो ये सब बचा पाओगे, मोनोक्रॉपिंग करोगे तो ये सब खो दोगे। करेक्ट, विच ऑफ द assumptions आर ट्रू? बोथ आर ट्रू, सी इज द करेक्ट आंसर। इजी, चलो 32, पॉज करो, हैव अ लुक। ओके, टुडे द टॉप एनवायरमेंटल चैलेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड देयर एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस मतलब आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। ओके, ये मेरा हिंदी का लिमिट था, उसके बाद मुझे नहीं आता। ऑलराइट, सो द एस्पिरेशंस आर मोर लाइक फ्रूगल वंस। फ्रूगल मतलब बेसिक वाले। वर्ल्ड वॉर के बाद अ लॉट मोर इज पॉसिबल देन इफ वी व्यू द प्लैनेट एज अ जायंट शॉपिंग मॉल। 2 दिन पहले ही मैंने एक एनवायरमेंट का एक लेक्चर किया है जहां पे हमने देखा वेस्टर्न हिपोक्रेसी रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, और वहां पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है फ्रेंड्स? ओवर कंज्यूमरिज्म का। हाँ, ये जो अब ओवर कंजम्पशन का एक फोकस है वेस्टर्न वर्ल्ड में। एक होता है कि आप जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं कि द वर्ल्ड हैज द इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। करेक्ट, तो क्या है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाइए, ये कंज्यूमरिज्म से थोड़ा हटिए। वही वो कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद
जिस तरह से हम फ्रूगल लाइफस्टाइल जी रहे थे, अगर उस तरीके से हम जीते तो सब ठीक है, पर हम वैसे जी रहे हैं क्या? नहीं। ऑलराइट, वी नीड टू गेट बियॉन्ड द फैसिनेशन विद ग्लिटर एंड अंडरस्टैंड दैट द प्लैनेट वर्क्स एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, वैसे इससे एक जोक याद आया मुझे, वर्ल्ड वॉर से एक जोक याद आया कि एक बार अगर आपने कभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट देखा है जहाँ पे मैश्ड पोटैटो, जिसको कि आलू का चोखा बोलते हैं, हाँ, और थोड़ा सा वो सब्जी भाजी खा रहे थे, तो किसी ने वो फोटो डाला था, कोई इंग्लैंड का इंडिविजुअल था, उसने एक फोटो डाला था सोशल मीडिया पे, वो उसका माई इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो वहाँ पे किसी ने लिखा है कि द इंग्लिश ईट देयर ब्रेकफास्ट एज इफ द जर्मन्स आर स्टिल फ्लाइंग ओवरहेड। मतलब इतना फ्रूगल ब्रेकफास्ट है कि अभी भी आप वर्ल्ड वॉर के बीच में हो क्या। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑथर का यही पॉइंट है कि उसी तरीके का सिंपल लाइफस्टाइल पे आप जाइए, तभी आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे, तभी आप अर्थ को एक बायोलॉजिकल सिस्टम जैसा ट्रीट करिए, डोंट ट्रीट इट एज अ कमोडिटी। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूशियल एंड लॉजिकल इन्फरेंस? ऑलराइट, देखते हैं। द अर्थ कैन मीट ओनली द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस। कहीं लिखा है क्या यहाँ पे कि अर्थ सिर्फ बेसिक नीड्स ही मीट कर सकता है? हमें कह रहा है कि आप टोन डाउन करिए, कंज्यूमरिज्म से थोड़ा हटिए। गलत। बी, द ओनली वे, वंस अगेन एक्सट्रीम वर्ड, इज टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। बताओ भाई, लोगों को ही मारना शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी ना होगा। गलत। डी, नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन ओनली हेल्प, फिर से एक्सट्रीम वर्ड। अगर इस तरह के वर्ड्स हमें चूज करने हैं ना फ्रेंड्स, और पैसेज में एकदम मेंशन होना चाहिए कि दिस इज द ओनली वे, द सोल मेथड इज टू डू इट थ्रू दिस मेथड, तभी आप कहोगे कि हाँ ऑनली चूज करना रैशनलाइज्ड है, जस्टिफाइड है। अदरवाइज एक्सट्रीम वर्ड्स हम हमेशा अवॉइड करते हैं, अगर पैसेज में मेंशन हो तभी आप चूज करेंगे। ऑलराइट, रिड्यूसिंग आवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन आवर ओन इंटरेस्ट। बढ़िया, यही तो पैसेज कह रहे हैं भाई, कि आप जो एक तरीके से कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट से थोड़ा हटोगे, प्लैनेट को सस्टेनेबिलिटी की तरफ आप अपने आप पुश करो। करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पॉज करिए, हैव अ लुक। ऑलराइट, आइए पैसे देखा जाए। लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात है। ठीक है, लीडरशिप, सम पीपल बिलीव कि आपको बर्थ के टाइम ही होता है या फिर नहीं होता है, वो क्वालिटी जो जिसे हम कहते हैं इनेट क्वालिटी ही हो सकता है क्या लीडरशिप? नहीं। व्हाट यू फाइंड इज, ऑथर कह रहे हैं कि दिस थियरी इज फॉल्स। ये लीडरशिप का क्वालिटी आपको आपके पेरेंट्स के जीन्स से नहीं मिलता है, आप सीख भी सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी एन अडेप्टेड क्वालिटी। ओके, फॉर द आर्ट ऑफ लीडरशिप कैन बी अक्वायर्ड एंड बी टॉट, इट इज नॉट जस्ट इनेट। ये इनेट क्वालिटी मात्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल बताता है कि एक सोल्जर के सामने जब चॉइस हो तो टेकिंग वन चॉइस इज बेटर देन टेकिंग नो चॉइस। कोई भी डिसीजन लो, पर डिसीजन तो लो, वही वो कह रहे हैं। ओके, द ऑथर ऑफ द पैसेज होल्ड्स द व्यू। ऑथर का क्या कहना है भाई? लीडरशिप कैन बी टॉट थ्रू वॉर एक्सपीरियंस ओनली। गलत। कोई जरूरी नहीं है कि लीडरशिप के लिए हम लोग जंग के मैदान में ही सीखें, हर जगह सीख सकते हैं। राइट। सी देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ ट्रेनिंग शो मोर पीपल अक्वायर लीडरशिप देन एक्सपेक्टेड। कहां लिखा है ट्रेनिंग, कहां है? कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। डिस्पाइट रिगरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। लीडरशिप कैन बी acquired as well as taught. सिंपल, करेक्ट। आप सीख भी सकते हो, आप सिखा भी सकते हो। लीडरशिप वैसी एक क्वालिटी है, गुण है। इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, पॉज करिए, हैव अ लुक। अजम्पशन बेस्ड सवाल है तो ट्रू फॉल्स फटाफट लगाओ फ्रेंड्स। अजम्पशन बेस्ड सवाल में तो अब टाइम ही नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ऑल एक्शंस टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली इन्वॉल्व कॉस्ट। हाँ भाई, इन्वायरमेंट में पढ़ते तो है हम लोग, एडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हर चीज में चाहिए आपको रोकड़ा, पैसा चाहिए। ठीक है, ओके, सो फंडिंग इज वाइटल। पैसा नहीं होगा तो काहे का क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, नथिंग। सब तब तो सिर्फ किताबी कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, फंडिंग इज वाइटल इन ऑर्डर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्लान्स। प्रॉब्लम इज मोर सिवियर
फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मोर सीवियर मतलब बाकियों के भी सीवियर है, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए थोड़ा ज्यादा सीवियर है. ओके, मोस्ट कंट्रीज डू टेक क्लाइमेट चेंज एज ए रियल थ्रेट और उससे डील करने के लिए इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तैयार कर रहे हैं. फाइन, चलो भाई पहला वाला देखते हैं, अजम्पशन का. अब क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ चैलेंज फॉर डेवलप कंट्रीज. बताओ भाई, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना डिग्री, हाँ, गुड, बेटर, बेस्ट, सीवियर, मोर सीवियर, मोस्ट सीवियर. मोर सीवियर है मतलब किसी और के लिए थोड़ा लेस सीवियर है. गलत. ठीक है, कैसे कह दूं कि इट इज नॉट अ चैलेंज. नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इशू एंड ऑल्सो अ डेवलपमेंटल इशू फॉर मेनी कंट्रीज. हाँ जी, लिखा तो हुआ है यहां पे, है कि नहीं. इट इज मेंशन्ड हियर दैट इट नीड्स टू हैव डेवलपमेंट. इट इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स अ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऑल्सो. करेक्ट. वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस शुड बी फाउंड. पैसा चाहिए ना भाई, ये सब सारी चीजों के लिए पैसा ही तो चाहिए, पैसे के बगैर कैसे होगा. करेक्ट. 2 और 3 हमारा आंसर बनता है. ऑप्शन नंबर सी. कौन सा अजम्पशन वैलिड है. बस ट्रू फॉल्स लगाया हमने, कितना टाइम लगा सॉल्व करने में. गेटिंग इट फ्रेंड्स. चलिए 50 नंबर, पॉज करिए, हैव अ लुक. इन्फरेंस बेस्ड सवाल है. कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू कॉज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स. Women and children in poor face the greatest risk. 10 लाख प्री मैच्योर डेथ हो रहे हैं हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के चलते. अनदर 1.5 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जनरल आउटडोर एयर पोल्यूशन का. ठीक है. Although the fraction of Indian population using clean cooking fuel such as LPG is increasing, the number using polluting solid fuels has remained static. Okay. मतलब हेल्थ इश्यूज हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुआ है पर कुछ जगह मोमेंटम थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है मामला, कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. चलिए देखते हैं इन्फरेंस. फर्स्ट ऑप्शन रूरल पीपल. कहां लिखा है पैसेज में रूरल पीपल के बारे में, हम कैसे अज्यूम कर लें. बताइए फ्रेंड्स, कहीं पे भी लिखा है रूरल अर्बन का सेंस. तो अगर मैं ये ऑप्शन चूज कर रहा हूं तो गलत नहीं चूज कर रहा हूं. ये ऑप्शन सही मानने के लिए लिखा होना चाहिए ना पैसेज में कहीं पे रूरल अर्बन क्या सेंस है. नहीं है, जब मेंशन ही नहीं है पैसेज में, मैं कैसे चूज कर लूं. गलत. बी, सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज इंडोर एयर पोल्यूशन. सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो गया ये. बताइए फ्रेंड्स, है कि नहीं. गलत. इंडिया शुड इंक्रीज द इंपोर्ट. सोल्यूशन ओरिएंटेड है. गलत. एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमैच्योर डेथ्स. एब्सोल्युटली. इतना जो नंबर लिखा है यहाँ पे 1.5 लाख 10 लाख, ये क्यों लिखा है. यही तो है कि एक्सेस टू कुकिंग गैस अगर आप दोगे वो सारा नंबर कम हो जाएगा. करेक्ट. डी इज द आंसर. तो एक ट्रिक हमेशा याद रखो, इन्फरेंस बेस्ड सवाल में आप कभी भी सोल्यूशन बेस्ड ऑप्शन चूज नहीं करते, क्योंकि इन्फरेंस का अर्थ क्या है कि आप क्या समझ रहे हो पैसेज से. आपका पैसेज का समझ पैसेज के अकॉर्डिंग ही होगा ना. अगर पैसेज में नहीं मेंशन है, आप सोल्यूशन कहां से दे दोगे. कॉमन सेंस. गॉट इट फ्रेंड्स. चलिए 51 देखते हैं. ओके, साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स बट सो एवरी ग्रेट थिंग. Over and beyond the dangers with which it threatens the present, it opens up, nothing else can, the vision of a possible happy world. A world without poverty and all of this. क्या कह रहा पैसेज फ्रेंड्स कि साइंस जो है उसके कुछ नेगेटिव्स होंगे जरूर, पर साइंस के पॉजिटिव्स भी हैं और इन्हीं पॉजिटिव्स के चलते आपके हैप्पी वर्ल्ड का क्रिएशन हो सकता है. यही है मेरा फ्लो चार्ट पैसेज का. करेक्ट. तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज. चलिए डी से शुरू करते हैं. अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विथ और विदाउट साइंस. हैप्पी वर्ल्ड इज पॉसिबल विथ साइंस. अ हैप्पी वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस. करेक्ट. हाउ डू वी नो दिस. कैन आई से दिस कि इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइंस. वी नो दैट साइंस कैन टेक मी टू हैप्पी वर्ल्ड. हो सकता है कि हैप्पी वर्ल्ड पहुंचने के लिए और भी कुछ तरीके हों. करेक्ट. तो ये ऑप्शन क्या कर रहा है,
इधर वालों को चूज कर रहा है। मुझे क्या कहां से जाना है? साइंस से हैप्पी वर्ल्ड पे। गलत है ये। हाउ डू आई नो? करेक्ट। बी देखिए, साइंस ओनली। कहीं पे लिखा है क्या कि सिर्फ साइंस ये कर सकता है? नहीं। अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस। हाँ भाई, हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस प्रोवाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। समझ रहे हैं? अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू ये सारे सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप एक एडवांटेज पे रहेंगे फ्रेंड्स। तब आपको वो गेस नहीं करना पड़ेगा जो काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्लोज ऑप्शंस के बीच में आके गेस करते हैं। ठीक है? कोई भी डाउट्स हो, बाय द वे, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट्स होता है, प्लीज कंसिडर गेटिंग इन टच विथ मी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बताओगे तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। या फिर मेरा ईमेल आईडी आपको इनिशियल फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा इस पूरे पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 देखिए फ्रेंड्स, पॉज करिए, हैव अ लुक। ऑलराइट, यहां पे हम देख रहे हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक का कंपैरिजन हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि एंटार्क्टिका के लिए यू हैव अ पर्टिकुलर ट्रीटी, आर्कटिक के लिए कोई ट्रीटी नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहा है, आपका आइस का जो आर्कटिक ओशन के ऊपर आइस थिनिंग हो रहा है, तो आप देख रहे हैं आपका सी रूट्स, ट्रेड रूट्स वहां पे ओपन हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज द होल इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, कि क्लाइमेट चेंज के चलते आप देख रहे हैं आपका नया नया ट्रेड रूट्स खुल रहा है। नया नया ट्रेड रूट्स खुल रहा है मतलब हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कुछ असर पड़ सकता है। ठीक है, इतना तक हम समझ सकते हैं। फाइन। इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन, पहला वाला देखते हैं। इंडिया कैन हैव टेरिटोरियल क्लेम्स इन द आर्कटिक टेरिटरी एंड फ्री एक्सेस टू इट्स रिसोर्सेज। एक मिनट, अगर आप ये मार्क कर रहे हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट भूल गए क्या आप? बताइए। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। अगर इस पैसेज के बेसिस पे आप कह रहे हो कि इंडिया का हक बनता है कि हम भी आर्कटिक ओशन पे अपना धावा बोल देंगे, तो फिर UNCLOS पहले पढ़िए आप, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बाद में कर सकते हैं। करेक्ट? गलत। बी, मेल्टिंग ऑफ समर आइस इन द आर्कटिक लीड्स टू चेंजेस इन जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, विल कम बैक टू इट। सी देखते हैं, आर्कटिक रीजन विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स क्रंच। कहां लिखा है? कहां लिखा है कि रिसोर्स क्रंच से हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा आर्कटिक? आर्कटिक रीजन हैज मोर रिसोर्सेज देन एंटार्क्टिका। कहां लिखा है कि एंटार्क्टिका में कम, आर्कटिक में ज्यादा? कैसे मैं मान लूं ये सही है? क्या है आंसर? बी। करेक्ट। जैसे जैसे आपका आइस मेल्ट होगा वैसे वैसे आपके सी रूट्स, ट्रेड रूट्स खुलेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में उथल पुथल होगा, आगे पीछे होगा कुछ। करेक्ट, सही आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, क्रूशियल मैसेज पूछा गया है, मतलब सेंट्रल आइडिया फ्रेंड्स। ठीक है, बीइंग अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के कुछ अग्रीमेंट्स हैं। अब उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 6 के अंदर, जो कि हमने काफी पढ़ा भी है, कि इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके काफी खींचतान चलता रहता है। उसमें 10% का एक क्लॉज है कि 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो। तो आप देखते हैं कि इट इज पॉसिबल कि कुछ सालों में ये 10% का जो क्लॉज है हम ये एक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में WTO का जो एक क्लॉज है हम शायद ये तोड़ दें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया और WTO फिर से आमने सामने रहेंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू। ओके, तो लेट्स लुक एट द क्रूशियल मैसेज। इंडिया शुड रिवाइज इट्स PDS। बताइए फ्रेंड्स, सोल्यूशन बेस्ड हो गया क्या ये? थोड़ा हमें क्या पता है कि सोल्यूशन बेस्ड हमारा सेंट्रल आइडिया में तो नहीं होगा। गलत। इंडिया शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द WTO, अगेन सोल्यूशन प्लस अ वेरी इरेस्पॉन्सिबल सोल्यूशन। इंडिया प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी टू द पीपल, ये पार्शियली करेक्ट है कि हाँ भाई फूड सिक्योरिटी तो देते हैं, पर इसमें WTO का एंगल कहां गया? नहीं तो वो पैसेज में क्यों मेंशन किया है ऑथर ने WTO? फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी कोलाइड्स विथ ट्रेड। एब्सोल्युटली, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला आसान था। आई डोंट एक्सपेक्ट मेनी ऑफ यू टू हैव प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 54, पॉज करिए, अजम्पशन बेस्ड सवाल है, ट्रू फॉल्स लगाइए। ओके, ट्रू फॉल्स टेस्ट, पैसेज आपने पढ़ा है अभी तक। आप देखेंगे कि ये बेसिकली बात कर रहा है हमारे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने की। ठीक है, कि अभी भी हम
वर्कर्स तैयार करने में लगे हैं, बट ट्रांजिशन वर्ड फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द एनवायरमेंट टुडे इज डिफरेंट। अब हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये पुराने जमाने का एजुकेशन सिस्टम इज नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया इन द 21st सेंचुरी। हो गया, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज मैंने आपको बताया एक लाइन में। ओके, अजम्पशन देखते हैं अब। इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ डेवलपिंग कंट्री एसेंशियली, ये देखो क्वालिटेटिव एक्सट्रीम वर्ड, ड्यू टू इट्स फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। क्या पता मेरे को भाई, क्या पता कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम या मेजरली एजुकेशन सिस्टम के चलते ही इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हाउ डू आई नो दैट? ये क्या कह रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए पैसेज। ये क्या कह रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहा है कि इंडिया की मिस्टेक है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के चलते इंडिया ग्रो नहीं कर पाया। गलत, कहीं नहीं लिखा है भाई। सी देखते हैं, अ गुड नंबर ऑफ इंडियंस गो टू डेवलप कंट्रीज फॉर एजुकेशन। किधर किधर लिखा है? मुझे यह पता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ऐसे खराब है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में यह हो रहा है। अब यहां से लोग वहां क्यों जा रहे हैं? हो सकता है वहां फीस कम हो सकता है वहां पे नौकरी जल्दी मिल रही हो, 50 रीजन हो सकते हैं। हाउ कैन आई से कि दिस इज द रीजन वाई दिस इज ट्रू? नहीं, कैसे मान लू मैं ये? गलत। टुडेज लर्नर्स नीड टू अक्वायर न्यू एज स्किल सेट। यही तो वो कह रहा है कि हम जो पुराने जमाने के फैक्ट्रीज के लिए वर्कर तैयार कर रहे थे, उससे हटके आपको न्यू एज स्किल्स चाहिए। करेक्ट, 2 ओनली, बी है करेक्ट आंसर। समझे फ्रेंड्स? अजम्पशन बेस्ड सवाल, अगर कोई रेगुलर वॉचर है इस स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये पूरा सीरीज आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, जो रेगुलर वॉचर होंगे, आप जब अपना प्रीलिम्स एग्जाम लिखेंगे 2024 का, उसके बाद उस शाम आके प्लीज मुझे बताइएगा कि कितने सारे अजम्पशन बेस्ड सवाल आपने मेरे दिए मेथड से सॉल्व किया और कितने कंफर्टेबली आपने सॉल्व किया। ओके, आई कैन अश्योर यू कि ये ट्रू फॉल्स टेस्ट लगा के आपका एक भी अजम्पशन बेस्ड सवाल गलत नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 55, डाइटिंग। क्या बात है, आजकल चलता भी रहता है कीटो डाइट, जीरो डाइट, ये डाइट वो डाइट। देखा जाए थोड़ा डाइटिंग का पैसेज, पॉज कर लीजिए फ्रेंड्स। ओके, लेट्स रीड। प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक। ठीक है, हम सब अलग अलग हैं, जेनेटिक्स के, फैमिली हिस्ट्री के, फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ स्टेटस के, लाइफस्टाइल के। Thus we cannot reduce so many complexities to one diet book, जिसे हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं काम करता जब डाइटिंग की हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंडिविजुअल से कैरेक्टर्स हैं, हमारे अपने अपने बॉडी का मॉर्फोलॉजी, अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स है बॉडी का। करेक्ट, सबका मेटाबॉलिज्म थोड़ी ना एक होता है, तो सबका वेट घटाना या बढ़ने का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है भाई, लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस क्या है? ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक, ये पार्शियल आंसर है भाई, ये पार्शियल रहा। अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद अटेनिंग अ परफेक्ट बॉडी, नहीं। ओबेसिटी इज एसेंशियली एन इनक्योरेबल डिजीज, कहां लिखा है क्योरेबल इनक्योरेबल? देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। करेक्ट, ये वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी से हटिए, अपने लिए कस्टमाइज सॉल्यूशंस लेके आइए ताकि आप वेट घटाएं या वेट लूज करें, जैसा भी जो भी आपका एंड गोल है, बट दैट हैज टू बी स्पेसिफिक टू यू। इजी है ना फ्रेंड्स, है कि नहीं? चलो 56 देखो, मोनोकल्चर का पैसेज। ओके, मोनोकल्चर बहुत रिस्की है। हाँ, एक डिजीज या पेस्ट आया तो आपका फूड का पूरा प्रोडक्शन बैठ जाएगा। ठीक है, रिस्क्स आर मैग्नीफाइड बाय चेंजिंग क्लाइमेट। तो क्या है बेसिकली, मोनोकल्चर रिस्की है। क्रॉप डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप ध्यान दीजिए, वही ढूंढ लेते हैं भाई कौन सा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का आंसर। मोनोकल्चर इज द ओनली वे, कहां से? ओनली, गलत गलत, ये सिंपल आंसर है कि नहीं? जितना जेनेटिक डाइवर्सिटी आप मेंटेन करेंगे उतना अपने आप को आप इंसुलेट करेंगे, अपना रिस्क आप कम करेंगे। करेक्ट, चलिए अगला पैसेज, क्वेश्चन नंबर 78। पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, लेट्स लुक एट दिस पैसेज फ्रेंड्स। ये क्या बात कर रहा है? मीट की,
कि कैसे मीट ईटिंग इज अनसस्टेनेबल। चाहे आप पानी का यूजेज करो, चाहे आप एनिमल्स का कंडीशन देखो, चाहे आप देखो कि उनको कैसे रखा जा रहा है, उनको आप बैठ के एंटीबायोटिक खिलाए जा रहे हो, तो ये जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मीट का प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है वो हार्मफुल है, ना सिर्फ हमारे एवियन बर्ड्स के लिए बट हम और आपके लिए भी। यही है ना पैसेज, सेंस ऑफ द पैसेज। तो रैशनल और क्रूशियल मैसेज क्या है भाई? चीप ना वायलेट्स लॉज, तो हम कहां गए? इट इज अनडिजायरेबल एंड शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, ये कहां लिखा है? ये तो सोल्यूशन हो गया। Environmental cost of meat production is unsustainable when it is produced through industrial farming. Absolutely correct. Unsustainable है ना, 1 kg मीट के लिए आप 1500 लीटर पानी खर्चा कर रहे हो, अनसस्टेनेबल तो है। तो दिस इज द होल सेंस ऑफ द पैसेज, द लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, यहां पे हम क्या देख रहे हैं? एक टाइगर को हमने पेंच से पन्ना में फेंक दिया, फिर वो वापस टहल घूम के आ गया, तो उससे हमें क्राइसिस के बारे में पता चल रहा है। इट हाईलाइट्स ए क्राइसिस। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा टाइगर का रिजर्व्स के बीच में जो एरिया है, जिसे हम कॉरिडोर्स कहते हैं, उसको सिक्योर करने की जरूरत है। ठीक है, टाइगर्स आर लिविंग आउटसाइड रिजर्व्स, उनको टेरिटरी चाहिए, मतलब आपको एक कंटिन्यूअस एरिया देने की जरूरत है टाइगर्स के लिए। ठीक है भाई। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, बताओ ऐसा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कौन देता है? गलत है कि नहीं? सी देखते हैं। इंडिया नीड्स टू डिक्लेयर मोर प्रोटेक्टेड एरियाज प्लस टाइगर रिजर्व्स प्लस टाइगर कॉरिडोर्स। ये मिसिंग है यहां पे, कॉरिडोर्स का सेंस यहां पे मिसिंग है, ये नहीं लिखा हुआ है यहां पे, गलत। इंडियाज नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स नीड टू बी प्रोफेशनली मैनेज्ड, कॉरिडोर का सेंस कहां गया? गलत। सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट। देखिए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की भी बात हो गई, कॉरिडोर्स की भी बात हो गई, टाइगर का भी बात हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे फ्रेंड्स? ये जो सी और डी ऑप्शंस हैं, ये पार्शियल आंसर्स हैं। आपको सेंस पकड़ना है पैसेज का, कि पैसेज मुझे क्या बता रहा है? टाइगर कॉरिडोर्स आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो वो एग्जाम्पल बताया ना कि पेंच से हमने पन्ना में एक टाइगर को रिलोकेट किया और वो टहल घूम के वापस आ गया। मतलब क्या है? टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, लार्ज एरियाज वो ट्रैवल करके घूम सकता है, मतलब मुझे उसे एक स्पेस, सेफ स्पेस देना पड़ेगा बिटवीन 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। उस सेफ स्पेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स एनवायरमेंट में? टाइगर कॉरिडोर। पैसेज उसी के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट। फाइनली क्वेश्चन नंबर 80, सेम पैसेज, अजम्पशन बेस्ड सवाल, ट्रू फॉल्स लगाते हैं। चलिए, पहला वाला, अ स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय रीलोकेटिंग देम फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इज नॉट ऑफन सक्सेसफुल। जो हम देख रहे हैं, एक एग्जांपल बताया उसमें, सो करेक्ट, ये तो सही है। इंडिया डज नॉट हैव सूटेबल लेजिस्लेशन, कहां लिखा है लेजिस्लेशन के बारे में? है कि नहीं? लेजिस्लेशन के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है, तो बस आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज चले गए आप। और ऐसे भी कॉमन सेंस आपको पता होगा, इंडिया में बहुत लेजिस्लेशन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नहीं तो क्या है फिर? करेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है फिर? तो एनीवेज दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज, पर विद इन द पैसेज आल्सो आप देखिए लेजिस्लेशन का कोई बात नहीं हुआ है, सो गलत। तो आंसर क्या बन रहा हमारा? विच ऑफ द assumptions आर वैलिड? फर्स्ट, ए ओनली। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज द मेथड। इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को यही छोटे छोटे मेथड से आप बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर्स। ओके, जो कोई भी फर्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर क्लास देख रहे हैं, मेरा आपसे सुझाव रहेगा, गो बैक टू दी प्रीवियस क्लासेस दैट वी हैव डन। 2023 से लेके हमने ये सीरीज चालू किया है, आज का पड़ाव है 2018, अगले आने वाले क्लास में हम 2017 से लेके कंटिन्यू करेंगे, जहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हमारे पास अवेलेबल है। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा, वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक एंड अ कमेंट फॉर ऑल ऑफ अस हियर एट स्टडी IQ। राइट, तो ये आंसर की भी मैंने आपके लिए इस पूरे PDF में अपलोड कर दिया है, आप ये एक्सेस कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल ID पे, जिसका नाम है bhuvan.jha@studiiq.com, और या फिर आप जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे,
जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। स्कैन करिए, पहुंच जाइएगा मेरे हैंडल पे। मीनवाइल फ्रेंड्स, इसी तरीके के और भी सारे वीडियोस, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सीसैट से रिलेटेड हो, आई गो अहेड एंड क्रिएट वीडियोस फॉर यू। यूट्यूब के स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट्स के अंदर भुवन ए झा के वीडियोस आपको सारे के सारे उपलब्ध हैं। एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वीडियोस भी वहां से चेकआउट करिए। स्पेसिफिकली जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और करंट अफेयर्स के वीडियोस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फॉर दोज ऑफ यू फ्रेंड्स जो लोग की अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले तो हम देख लेते हैं 2026 वालों का, 2026 के लॉन्ग टर्म बैच के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसी तरीके से पढ़ना है, चाहे आप 2025 के लिए पढ़ रहे हो, चाहे 2026 के लिए पढ़ रहे हो। दिस इज द राइट मोमेंट जब आप अपना पहला पढ़ाई चालू करेंगे। ओके, और कैसे चालू करेंगे, कैसे सोर्सेज आप आइडेंटिफाई करेंगे, पढ़ने की शैली कैसी होगी, नोट मेकिंग कैसे करेंगे, ऑप्शनल कैसे समझेंगे, इंटरलिंकिंग बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे देखेंगे। पढ़ाई एक चीज होता है, उस पढ़ाई को क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में ट्रांसलेट करना, वो कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यूपीएससी का ये प्रिपरेशन, काफी दफा स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने बस 10 किताब खरीद लिया और हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर वी आर डूइंग ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। अनफॉर्चुनेटली नो फ्रेंड्स, लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो सारे बच्चे 2025 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ के वेबसाइट पे आप जाएं। अगर आपको ये मेरा मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आप समझ पाते हैं, तो कनेक्ट करिए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ, मेरे ज्योग्राफी क्लासेस में, मेरे एनवायरनमेंट के क्लासेस में, मेरे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्लासेस में, और साथ ही साथ सीसैट के क्लासेस में। और उसके लिए करना क्या है आपको, जब आप साइन अप करेंगे फ्रेंड्स, बस आपको यूज करना है कोड BALIVE, BA लाइव। क्यों यूज करना है, आपको मिलता है डिस्काउंट, गुड फॉर यू, पर साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ते हैं मेरे क्लास में, और उसके बाद जो ये इंटरलिंकिंग की शैली है, कैसे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम एक सूत्र में, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीसैट के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको टैकल करना है, मैक्सिमाइज करना है स्कोर्स ऑन द फाइनल डे, ये हमारा फोकस रहता है आपको क्लास में समझाने के लिए। तो वंस अगेन, जो सारे बच्चे 2025 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये फाउंडेशन कोर्स अब उपलब्ध है आपके लिए स्टडी IQ के वेबसाइट पे। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइन अप लिंक अवेलेबल है, गो अहेड, साइन अप, यूज द कोड BA लाइव। साथ ही साथ आपको बुक सेट्स, जो स्टडी IQ के वेल नोन बुक्स हैं, अगर आप अपने फेलो स्टूडेंट से पूछेंगे, दे विल टेल यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टडी IQ बुक्स, दे आर पार एक्सेलेंस। गो अहेड, साइन अप फॉर दिस कोर्स। आप यूज करिएगा कोड BALIVE, और चाहे कोई भी स्टडी IQ की किताब हो, टेस्ट सीरीज हो, कोर्स हो, एनीथिंग दैट यू बाय फ्रॉम द स्टडी IQ वेबसाइट, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा प्राइसेस कम होते हैं। और फर्दर डिस्काउंट के लिए यूज द कोड BA लाइव, सो दैट आपको डिस्काउंट मिले, साथ ही साथ आप अलॉट हो जाएंगे मेरे साथ मेरे बैच में, एंड देन आई कैन गो एंड गिव यू माई पर्सनलाइज्ड अटेंशन फ्रेंड्स। आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस। मैंने एक यूपीएससी एज एन एस्पिरेंट मैंने देखा है, उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला भारत सरकार के साथ 10 साल काम करने का, और उसके बाद मैं फिर यहां पे हूं। तो एक जो पर्सपेक्टिव होता है, नॉट जस्ट फ्रॉम एन एस्पिरेंट बट फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम समवन हु सर्व्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट आई विल बी एबल टू बेटर प्रोवाइड टू यू इन माई क्लासेस, इन माई लेक्चर्स। तो इसलिए मेरे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और अटेंशन के लिए आप यूज करिएगा कोड BALIVE। राइट फ्रेंड्स, चलिए ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको मेरे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।